मैं पढ़ने में तेज थी। कॉलेज खत्म करके मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ली। 4 सेमेस्टर खत्म करके मैं 5वें सेमेस्टर में पहुंच गई थी। तभी अचानक ऐसा हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक दिन एक क्लिप मेरे व्हाट्सएप पर आता है। मैं जब वीडियो क्लिप को देखने लगी, मैं बाथरूम में नहा रही हूँ। मेरा पूरा फेस दिख रहा है, मैं अपने दोनों उभारों को देख रही हूँ और निप्पल को टच करती हुई कुछ गाना गुनगुनाते हुए बदन पर पानी गिरा रही हूँ। अपने बदन को ऐसे ही मलते और गुनगुनाते हुए नहा रही हूँ। जब मैं नहा ली तो नहाने के बाद मैं दूसरी तरफ घूम गई और झुककर अपनी अंडरगारमेंट को निकाल दी। अब क्लिप में मेरा पूरा बम्प दिख रहा है और उस पे एक काला तिल भी है। तभी एक आदमी कॉल करके बोलता है कि 1 लाख मेरे अकाउंट में जमा कर दो, नहीं तो ये क्लिप मैं वायरल कर दूंगा। अब मैं बिल्कुल घबरा गई। ये कैसे हो गया और कहाँ से हो गया? मैं तो कहीं बाहर नहीं जाती। हॉस्टल से घर गई और घर से फिर हॉस्टल आ गई। मैं दोस्तों के साथ भी कहीं पार्टी नहीं करती, किसी के साथ कहीं बाहर आना जाना नहीं। फिर मेरा ये वीडियो कहाँ और कैसे बन गया? मेरा नाम पल्लवी है, मैं सांवली हूँ। मैं पढ़ने में बहुत तेज थी। मेरे परिवार में मम्मी पापा और हम 2 भाई बहन हैं। मैं अपने भाई से छोटी हूँ। मैं कक्षा 8 तक की शिक्षा मैं वैदिक स्कूल में पढ़ी। वहाँ हमें पढ़ाई के साथ साथ ही हमें अपने सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान भी दिया गया। हम अगर किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाए तो हम उस परिस्थिति से कैसे बाहर आ सकते हैं, हमें वहाँ दृढ़ संकल्प और धैर्य भी सिखाया गया था। मैं अपने क्लास में सबसे तेज बच्ची थी, इसलिए स्कूल के सभी टीचर बहुत मानते थे। मेरी मम्मी पापा को भी हम पर गर्व था, बोलते कि मेरी बच्ची कुछ करके दिखाएगी। मेरा भाई पढ़ने में मन नहीं लगाता था, इसलिए वह हमेशा डांट सुनता था। पापा कहते ये नालायक कहाँ से आ गया, बोलते अपनी बहन को देखो और कुछ सीखो। पर भाई को घूमने फिरने से कभी फुर्सत ही नहीं मिलता था। 8वीं कक्षा की वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे पापा ने एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मैं जब हाई स्कूल में थी तो एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। वो हमेशा हमें देखता और देखता ही रहता। वो भी मेरे स्कूल में ही पढ़ता था। मैं सेक्शन ए में थी और वो सेक्शन बी में था। मेरे क्लास का नहीं था, पर एक घंटी ऐसी थी जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों सेक्शन के लड़के एक साथ पढ़ते थे। मैं उसी घंटी के लिए सेक्शन दी थी, तो मैं महसूस करती वो लड़का बार बार हमें ही देखता था। हमेशा वो ऐसे पोजीशन पर बैठता था कि उस पे कोई शक न करे। पर मेरा ध्यान पढ़ाई पर रहता था, इसलिए इन बातों पर मैं ध्यान नहीं देती थी। मैं उस समय 14 साल की थी, पर वो कुछ कमेंट या गलत निगाह या कोई गलत इशारा नहीं करता था। इसलिए तो मैं भी कभी सर से शिकायत नहीं की, क्योंकि शिकायत भी क्या करती कि वो लड़का मुझे देखता है। इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखना चाहती थी, किसी से कोई बैर या झगड़ा के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। फाइनल एग्जाम का डेट आ गया। हम लोगों को परीक्षा देने के लिए दूसरे स्कूल में जाना था, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में बैठना था और सेंटर दूसरे स्कूल पर गया था। आज मैं तैयार होकर परीक्षा देने के लिए सुबह निकली और स्कूल समय पर पहुंच गई। अंग्रेजी का पेपर था। मैं जब परीक्षा हॉल में गई तो अपना सिटिंग प्लान देखने के लिए हॉल की तरफ जाने लगी। वहीं सिटिंग प्लान चिपकाया हुआ था। मैं उस तरफ बढ़ने लगी। जब वहां पहुंची तो बहुत भीड़ थी। सभी बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर अपना देखने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। उस भीड़ में मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं भीड़ कम होने का इंतजार करने लगी, पर भीड़ कम नहीं हो रही थी। मैं थक हार कर बोर्ड के नज़दीक जाने लगी, पर मुझे भीड़ में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। अभी मैं वहां जाकर रुकी ही थी कि एक लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। थोड़े समय के लिए मैं तो मानो डर ही गई, क्योंकि जो लड़का हमको बार बार स्कूल में देखता था, वही लड़का बिल्कुल मेरे सामने एकाएक आ गया था। उसका नाम रोहन है। मैं सहमी थी। तभी रोहन बोला, पल्लवी तुम्हारा सीट रूम नंबर 6 में है। ये रूम सबसे लास्ट में बाईं तरफ में सीढ़ी के बगल वाला रूम है।
और बोला मैं अपना देख रहा था तो उसी समय तुम्हारा भी देख लिया। मैं उसकी बात सुनकर बताए हुए लोकेशन के तरफ जाने लगी। वो बात बढ़ाना चाहता था पर मैं उसे भाव ही नहीं दी। फिर मैं उसके बताए लोकेशन पर चली गई। वो ये भी बताया था रूम में अंदर घुसने पर दाहिनी तरफ सबसे आगे वाले बेंच पर तीसरा सीट है। मैं जब वहां पहुंची तो ठीक वही सीट था। मैं अपने सीट पर बैठ गई और अपना सामान चेक करने लगी। कुछ छूट तो नहीं गया, पेन, मार्कर, रबर इत्यादि। समय बीत रहा था और परीक्षा स्टार्ट होने का समय आ गया, पर रोहन कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं पूरे रूम में नजर दौड़ाई पर वह नहीं दिखा। हर रूम में एक सीट खाली था। मैं सोचने लगी रोहन क्यों नहीं आया। मुझे पता नहीं क्यों चिंता हुई। रोहन की चिंता हमें क्यों होने लगी। मैं तो किसी लड़के के बारे में कभी भी कोई भी बात अपने दिमाग में भटकने भी नहीं देती थी। परीक्षा शुरू हो गया और रूम में रोहन नहीं आया। एक सीट अभी भी खाली दिख रहा हल था। मैं सोच ही रही थी रोहन क्यों नहीं आया। तभी टीचर ने सबका अटेंडेंस लेना शुरू किया। तब मैं ध्यान से सुनने लगी। टीचर ने सबका अटेंडेंस ले लिया। मेरा नाम टीचर ने बोला पर रोहन का नाम नहीं बोला, और जो सीट खाली था वह भी रोहन का नहीं किसी दूसरे बच्चे का था। तब मेरे दिल को तसल्ली मिली, शायद रोहन दूसरे कमरे में था। मैं अपना पेपर लिखने लगी। पेपर बहुत अच्छा गया। जब मैं बाहर निकली तो सोचने लगी कि मैं रोहन के लिए इतना परेशान क्यों थी। मैं तो कभी किसी लड़के पर फोकस ही नहीं करती थी। मैं यही सोच रही थी कि मेरी सहेली भी अपनी कॉपी जमा करके बाहर आ गई। तभी मेरी सहेली ने बताया कि पल्लवी, जो लड़का तुम्हें बार बार देखता था तुम्हारा आशिक, उसका कमरा ठीक तुम्हारे उल्टी दिशा में उस तरफ है। वो बहुत पहले से आया था और वो पहले तुम्हारा सिटिंग प्लान देखा। कमरे में जाकर तुम्हारी सीट नंबर भी देखा। फिर वह बाद में अपना रूम नंबर खोजा। जब वो मेरा आशिक बोली तो मैं उसे घूरी तो वो बोलने लगी, अरे बाबा, मैं मजाक कर रही हूँ। पर गलत तो नहीं बोली, मेरा सिटिंग प्लान तो नहीं देखा। तुम्हारा ही क्यों। फिर मैं जब बाहर निकली तो देखी वो गेट के किनारे खड़ा है और उसकी निगाह भीड़ की तरफ है, मानो उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। बहुत ध्यान से चारों तरफ देख रहा था। तब तक मैं पहुंच गई और उसकी नज़र जब मेरे तरफ पड़ी तो वो नज़र नीचे कर लिया। ऐसे ही स्कूल में भी होता था। जब मेरी नज़र उसकी नज़र से कभी टकरा जाती तो वो उसी समय झट से नज़र नीचे कर लेता था। मैं जब बाहर हुई और गेट से और आगे बढ़ी तो रास्ते में ही रोहन था, मानो वो कुछ पूछना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो मुझसे कुछ पूछ सके। वह संकोच कर रहा था। मैं समझ गई और वहीं रुक गई। जब रुकी तो उसे हिम्मत मिली और पूछा, पल्लवी, आपका पेपर कैसा गया? मैं बोली, अच्छा गया। मैं पूछी, तुम्हारा कैसा रहा? वह बोला, अच्छा था। इस तरह परीक्षा में जाते और निकलते एक आध बार बात होने लगी, पर पढ़ाई के अलावा और कुछ बातें नहीं हुआ। जब परीक्षा समाप्त हो गया और कुछ समय बाद रिजल्ट घोषित हुआ, मैं बहुत अच्छा नंबर से पास हुई। मेरा नंबर बहुत अच्छा था, इसलिए शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मेरे पापा ने एडमिशन करा दिया और फीस भी जमा करवा दिया। जब कुछ समय बाद कॉलेज खुला तो मैं पहले दिन ही कॉलेज पहुंच गई। मैं हमेशा शुरू से ही समय पर स्कूल पहुंच जाती थी, इसलिए कॉलेज भी मैं समय पर पहुंच गई। पहला दिन था। मैं अपनी कक्षा में जाकर बैठ गई। अभी मैं जाकर बैठी ही थी कि मेरी नज़र दाहिनी तरफ गई तो एक बेंच पर रोहन भी बैठा था। मैं समझ गई रोहन भी अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, तभी तो यहाँ एडमिशन मिला है। मेरी धारणा रोहन के लिए पहले बिल्कुल अलग थी। पहले मैं सोचती थी ये तो जब मेरी तरफ ही देखता रहता है, टीचर के तरफ इसका ध्यान ही नहीं होता, तो यह कोई पढ़ने वाला नहीं, टपोरी ही होगा। अब मेरी सोच बदल गई थी और इसी कारण अब रोहन से लगी बात होने। पढ़ाई से संबंधित कुछ भी डिस्कशन रहता तो हम दोनों आपस में डिस्कस करते थे। पहले मैं लड़कों से दूर रहती थी, बात नहीं करती थी, पर अब रोहन से बात करने लगी। मेरा कुछ डाउट रहता
तो मैं उससे पूछती थी। उसका कुछ डाउट रहता तो वो मुझसे पूछता था। हम लोगों की पढ़ाई इसी तरह चल रही थी। जब 12वीं का पहला साल का एग्जाम हुआ तो हम दोनों का रिजल्ट सबसे अच्छा गया। क्लास में हम दोनों का नंबर सबसे ज्यादा था, इसलिए हम दोनों टॉपर लिस्ट में आ गए थे। हम दोनों के नज़दीक दूर तक किसी का नंबर नहीं था। मैं अब 12वीं के फाइनल ईयर में पहुंच गई। अब सारी लड़कियां कुछ डाउट रहता तो हमसे पूछती और लड़कों को कुछ डाउट रहता तो रोहन से पूछते थे। इस तरह हम लोग उस कॉलेज के हीरो बन गए। जब 12वीं का फाइनल एग्जाम का डेट आ गया, मैं खूब तैयारी की और एग्जाम खत्म हुआ। सभी पेपर बहुत अच्छा हुआ। रोहन का भी पेपर अच्छा गया था। 12वीं के साथ ही आईआईटी में दाखिला के लिए जेईई का पेपर भी देना था। तो बोर्ड का पेपर खत्म होने के बाद हम लोग जेईई के लिए तैयारी करने लगे। 1 महीने बाद उसका पेपर था, खूब तैयारी किए। जेईई एंट्रेंस का जिस दिन पेपर था उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। पापा बोले कैसे जाओगी, एक ही रेनकोट है। मैं बोली पापा कैसे भी मुझे सेंटर तक छोड़ दीजिए। फिर पापा ने अपनी रेनकोट हमें पहना दी और खुद भीगते हुए सेंटर तक छोड़ दिया। जेईई का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ। मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई। उस कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर मेरा था। फिर कुछ दिन बीते तो जेईई का रिजल्ट भी आ गया। काउंसिल के लिए पहली लिस्ट में ही मेरा नाम आ गया और रोहन का भी दूसरी लिस्ट में नाम आ गया। मैं सीएस में एडमिशन ले ली और रोहन को भी सीएस मिल गया। पर हम दोनों का कॉलेज अलग अलग स्टेट में मिला था। हाँ, अब हम लोगों के पास एक दूसरे का नंबर था। जब भी कोई जरूरत रहती एक दूसरे से बात कर लेते। हाँ, ये बात थी कि पढ़ाई के टॉपिक से हटकर कोई बात नहीं होता था। हाँ, कभी कोई डिसीजन लेना हो और समझ नहीं आ रहा हो तो एक दूसरे से सलाह ले लेते थे। मुझे कैंपस में सरकारी हॉस्टल मिल गया था। मैं पढ़ाई करने में लग गई। मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था, मेरा ध्यान किसी और तरफ नहीं जाता था। हाँ, कभी कभी जुडो कराटा सुबह पढ़ाई पर फोकस रखती थी। 2 साल बहुत अच्छा से निकल गया और 4 सेमेस्टर पूरी कर ली। हमें सभी सेमेस्टर में बहुत अच्छा अंक मिला। जब मेरे सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो जाता और जब रिजल्ट घोषित होता तो मुझसे पहले ही रोहन परीक्षा का रिजल्ट हमें फ़ोन करके बता देता था। मानो बस उसी ताक में रहता कि कब रिजल्ट आए और कंप्यूटर पर डाउनलोड कर ले और मुझे फ़ोन करके बता दे। मैं 5वें सेमेस्टर में पहुंच गई। 5वें सेमेस्टर का भी कोर्स खत्म हुआ और एग्जाम भी खत्म हो गया। जब 5वां सेमेस्टर चल रहा था उस समय मैं बहुत परेशान थी, पर रोहन को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकती थी। रोहन जब भी फ़ोन करता तो उसे आभास हो जाता कि मैं परेशान हूँ। मैं कितनी भी छुपाती पर रोहन को आभास हो जाता था। रोहन जब भी फ़ोन करता था वो हर बार मुझसे परेशानी का कारण पूछता। मैं बोलती कोई बात तो नहीं है। रोहन बार बार पूछता, उसको आभास होता कि मैं कुछ परेशानी में हूँ, पर मैं कुछ नहीं बताती थी। 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो रोहन हर बार की तरह इस बार भी मेरे रिजल्ट को डाउनलोड किया। मेरे रिजल्ट को देखकर उसका होश गुम हो गया। वह मेरे रिजल्ट को देखकर सन्न रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है, ये पल्लवी का रिजल्ट नहीं हो सकता। और अगर ये पल्लवी का ही रिजल्ट है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। जरूर पल्लवी हमसे कुछ छुपा रही है। रोहन रिजल्ट देखकर बहुत परेशान हुआ, क्योंकि रोहन जब भी कुछ कहता था तो मैं बात टाल देती थी। रिजल्ट देखकर रोहन समझ गया कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। वो हमें कॉल करने लगा, पर मैं जानती थी कि रिजल्ट निकलते ही रोहन कॉल करेगा और कुछ पूछेगा, इसलिए मैं फ़ोन ही बंद कर दी थी। अब रोहन बहुत परेशान हो गया। उसको शक हुआ कि पल्लवी किसी बड़ी मुश्किल में है। वो कुछ छुपा रही है। पल्लवी टॉपर लड़की है। सभी सेमेस्टर अच्छा गया और 5वें सेमेस्टर के 3 पेपर में बैक लग गया है। यह असंभव था। तबीयत भी खराब नहीं था। हाँ, किसी उलझन में लग रही थी। ये सोचकर 3 दिन परेशान रहा। फ़ोन लगाता था पर फ़ोन लगता नहीं था।
फिर वो मुझसे मिलने के लिए ट्रेन पकड़ लेता है और मेरे कॉलेज आ जाता है और पता करते करते मुझे ढूंढ ही लेता है। अब मैं क्या करती, सब सच्चाई उसे बतानी पड़ती है। मेरे साथ एक हादसा हो गया था, इसी वजह से मैं इतनी परेशान हो गई थी। मेरा पेपर खराब हो गया, मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई थी। मैं बर्बादी के कगार पर आ गई हूँ। बस मुझे जहर खाना ही बचा है, पर वो भी नहीं कर पा रही हूँ। जहर खा लूंगी तो पापा की और बदनामी होगी। मैं सब घटना बताने लगी। मैं रोहन से अपनी पूरी आप बीती बताने लगी। एक दिन मेरे व्हाट्सएप पर एक क्लिप आता है। मैं जब प्ले करती हूँ तो एक लड़की थी और वो बाथरूम में नहा रही थी। पूरा देखे बिना ही मैं उसे डिलीट कर दी। मैं इन फालतू वीडियो क्लिप को नहीं देखती थी। मेरा फोकस पढ़ाई पर रहता था, इसलिए मैंने फालतू क्लिप समझकर उसे डिलीट कर दिया। कुछ समय बाद सामने वाले ने फ़ोन किया कि तुम क्लिप को देख ली। मैं बोली मैं क्यों देखूं? मैंने क्लिप डिलीट कर दी और तुमने मुझे क्लिप क्यों भेजा? वह बोला पहले क्लिप को देख लो, फिर बात करना। मैं क्लिप भेज रहा हूँ और क्लिप फिर भेजता है। मैं क्लिप को प्ले की और जब मैं पूरी क्लिप को देखी तो मैं बिल्कुल सन्न रह गई। मेरी सांसें मानो अब रुक ही जाए। पूरा शरीर कांपने लगा। अब मैं बिल्कुल घबरा गई। ये कैसे हो गया और कहाँ से हो गया? मैं तो कहीं बाहर नहीं जाती। हॉस्टल से घर गई और घर से फिर हॉस्टल आ गई। मैं दोस्तों के साथ भी कहीं पार्टी नहीं करती। किसी के साथ कहीं बाहर आना जाना नहीं। फिर मेरा ये वीडियो कहाँ से बन गया? मैं क्लिप में नंगी नहा रही हूँ, मेरा पूरा बदन दिख रहा है। मेरी बुब्स दोनों दिख रही है, मेरा पूरा चेहरा भी दिख रहा है। मैं नहा रही हूँ, गलीमत्था में नीचे कच्छी पहनी हुई हूँ। केवल मेरा दोनों बुब्स दिख रहा है और मैं बुब्स को देखती हुई नहा रही हूँ और मानो कुछ गुनगुना भी रही हूँ। उस क्लिप में अपने को देखकर बिल्कुल घबरा गई। मेरा पूरा बदन दिख रहा है, मेरे दोनों निप्पल बिल्कुल ही सुग्गे की नोक की तरह दिख रहे हैं। मैं सुन्न होकर बैठ गई और मैं कांपने लगी थी। मेरा तो होश ही उड़ गया, मानो मेरा दिल बैठा जा रहा हो। मैं तो अब बर्बाद हो गई। कुछ समय बाद फिर उसका कॉल आया, बोला मैं क्लिप को इंटरनेट पर डालने जा रहा हूँ। मैं डरी घबराई हुई, उससे मिन्नत करने लगी, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरा सब कुछ लुट जाएगा, मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। वो बोला, तो ठीक है, मैं नहीं डालूंगा, पर एक शर्त है, ध्यान से सुनो। तुम चुपचाप बिना किसी को बताए मैं एक अकाउंट भेज रहा हूँ और उसमें एटीएम कार्ड से 50,000 ट्रांसफ़र कर दो। तब मैं इंटरनेट पर भी नहीं डालूंगा और क्लिप भी डिलीट कर दूंगा। मैं बोली ठीक है। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे भी वो इस वीडियो को अपलोड न करे और डिलीट कर दे। मैं पापा से बहाना करके 30,000 मांगी और 20,000 जेब खर्च से अब तक बचा के रखी थी। सब इकट्ठा मिला के 50,000 उसके खाता में डाल दी। मैं फ़ोन करके बोली, मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल दी हूँ, आप मेरा क्लिप डिलीट कर दीजिए। वो बोला, ठीक है मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे थोड़ी शांति मिली। मेरी दिल की धड़कन की रफ्तार कुछ कम हुई, पर ये शांति ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई और फिर कुछ ही दिन बीता था। एक दिन वह फिर एक क्लिप मेरे व्हाट्सएप पर डालता है। मैं घबराकर उसे प्ले करती हूँ। वही पुराना क्लिप रहता है। वो मेरे साथ धोखा कर दिया था। पैसा लेकर भी वो क्लिप को डिलीट नहीं किया। वो बोला था मैं डिलीट कर दूंगा, पर उसने जो ये क्लिप भेजा था वो पहले वाले से लंबा था। मैं जब क्लिप को देखने लगी, मैं बाथरूम में नहा रही हूँ। मेरा पूरा फेस दिख रहा है, मैं अपने दोनों उभारों को देख रही हूँ और निप्पल को टच करती हुई, कुछ गाना गुनगुनाते हुए, बदन पर पानी गिरा रही हूँ। अपने बदन को ऐसे ही मसलते और गुनगुनाते हुए नहा रही हूँ। जब मैं नहा ली, तो नहाने के बाद मैं दूसरी तरफ घूम गई और झुककर अपनी अंडरगारमेंट को निकाल दी। अब क्लिप में मेरा पूरा बम्प दिख रहा है और उस पे एक काला तिल भी है। मैं ये देख बिल्कुल टूट गई। अब तो सब खत्म हो गया। मैं अब बर्बाद हो गई, मेरा तो पूरा करियर ही खत्म हो गया।
अब मैं कहीं की नहीं रही। तभी वो कॉल करके बोलता है कि 1 लाख मेरे अकाउंट में जमा कर दो, नहीं तो ये क्लिप मैं वायरल कर दूंगा। मैं फिर घबरा जाती हूँ और मैं बोली तुमने तो बोला था ये क्लिप डिलीट कर दोगे, पर तुमने नहीं किया। वो बोला इस बार मैं डिलीट कर दूंगा। मैं बोली मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी। पिछली बार ही किसी तरह से व्यवस्था की थी, अब मैं तुम्हें इतना पैसा कहाँ से दूंगी, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। वो बोला कि अगर पैसा नहीं दोगी तो मैं इसे नेट पर डालने जा रहा हूँ। मैं उसे मिन्नतें करने लगी कि तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो, तुम्हें मेरे वीडियो को वायरल करने से क्या मिलेगा। वो कहने लगा अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो सोचूंगा। मेरी बात मान लो और मेरी एक शर्त पूरी कर दो, मैं ये क्लिप डिलीट कर दूंगा। मैं बोली ठीक है, मैं तुम्हारी हर शर्त को मान लूंगी, बोलो क्या शर्त है। ब्लैकमेलर बोला तुमको मेरे संग रात बितानी होगी, एक रात मेरे साथ सोना पड़ेगा। मैं बोली ये कैसी शर्त है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं मर जाऊंगी पर ऐसा नहीं करूंगी। वो बोला तो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और फोन काट दिया। मैं इतनी डरी और परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। और अब मैं क्या करूँ, अगर मैं मर जाऊंगी तो भी मेरे पापा पर और उंगली उठेगी, लोग मुझे गलत समझेंगे। अगर मैं उसकी शर्त मानती हूँ तो भी खाई में ही जाती हूँ। मैं सोची जहर का यही घुट पी लेती हूँ, अगर एक रात सोने से मेरे पापा की बदनामी बच जाती है तो यही सही। मैं बहुत घबराई थी और मेरे पास सोचने समझने के लिए कोई वक्त भी नहीं था। मैं फ़ोन करके उससे बोली कि कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे साथ सोने के बाद क्लिप को डिलीट कर दोगे। ब्लैकमेलर बोला मैं मोबाइल को लेकर आऊंगा और तुम्हारे सामने उसे सोने के बाद डिलीट कर दूंगा। मैं अब उसकी बातों को विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। मैं उसके साथ अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी रूह तक कांप रही थी। मैं जिस दिन बोलूंगा और जहां कहूंगा आने के लिए तुम्हें वहीं आना होगा। वो बोला मैं होटल का नाम और रूम नंबर दूंगा, वहां आकर इंतजार करना। मैं व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज दूंगा। मुझे रात भर उस दिन नींद नहीं आई, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, ये ऐसी बात थी। मैं दिन रात सिर्फ घुट घुट कर जी रही थी। फिर एक दिन व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, उसमें होटल का नाम और रूम नंबर लिखा रहता है। मैं बहुत घबराई हुई थी, क्या करूं, अगर जहर खाकर मरती तो भी पापा की बदनामी होती, और नहीं जाती हूं तो वायरल कर देगा तो भी पापा की बदनामी होगी। ऐसे में एक रात अगर उसके साथ सो गई तो उसे जहर का एक घुट समझकर पी लूंगी, मेरे पीने से बाकी सब होने से तो बच जाएगा। यही सोचकर जाने का फैसला कर लिया। मैं उस दिन वार्डन को बहाना बनाकर मैं हॉस्टल से निकल गई और उस होटल में गई जो उसने बताया था। आज पहली बार किसी होटल में पाँव रखी थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मुंह पूरा ढककर होटल के रिसेप्शन पर गई और रूम नंबर बताकर चाबी लेकर कमरे में बैठ गई। 1 घंटा बीत गया, वह नहीं आया। धीरे धीरे 3 घंटे बीत गया और नहीं आया। मेरी धड़कन तेज हो रही थी, आगे क्या होगा ये सोच के, वो मेरे साथ क्या क्या करेगा, मैं कैसे उसे सहूंगी। यही सब सोच सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। तभी कुछ समय बाद वो फ़ोन किया और पूछा कहाँ हो तुम। मैं बोली मैं होटल आ गई हूँ। मैं बोली होटल में रूम नंबर 13 में हूँ। तब वो बोला मैं क्लिप लेकर आ रहा हूँ, और वह कुछ ही मिनटों में रूम में आया। फिर वह मुझे दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ हमको वह अपने मोबाइल में वो क्लिप दिखाया और बोला कि मेरे साथ अच्छा से ये रात बिताओगी तो मैं ये क्लिप डिलीट कर दूंगा और तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगी, पर जैसे जैसे मेरा मन चाहेगा वैसे वैसे तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक बात नहीं समझ आया, एक चीज़ मैं सोचने लगी कि यह कमरा क्यों चेंज किया। उसी कमरे में जो चाहता मेरे साथ कर सकता था, उस कमरे को भी वही बुकिंग किया था, तो वो इस कमरे में क्यों लाया। मेरे मन में संदेह होने लगा कि मैं कहीं और बचने के बजाय फंस तो नहीं रही हूँ।
पर मैं थी मजबूर, जैसे चाहता वैसे मुझे करना पड़ रहा था। वो बोला कि कपड़ा निकालो, चुपचाप मैं खड़ी रही। वो मुझे बेड पर पकड़कर लिटा दिया और मेरा ऊपर का टॉप निकाल दिया। उसके अंदर जो ब्रा पहनी थी उसको ऊपर खिसका दिया और मेरे दोनों उभारों को। वह जालिम मेरे निप्पल को मसलने लगा। मुझे ये सब आंख बंद करके सहना पड़ रहा था। वो मेरी सलवार को खोलने ही वाला था कि रूम के दरवाजे पर कोई आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। अब वो क्या करता, मुझे छोड़कर ब्लैकमेलर उठकर दरवाज़ा खोलने गया। तभी मैं भी मौका पाकर अपने ब्रा को सरका कर नीचे की और अपने टॉप को जल्दी से पहन ली और उतनी ही जल्दी से उसका मोबाइल जिसमें क्लिप था उठा ली। मेरी निगाह दरवाजे पर भी थी। दरवाजे पर बैठा था। वो बोला, आपकी चाय। ब्लैकमेलर बोला, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। बेटा बोला, इसी रूम नंबर के लिए ऑर्डर आया था। ब्लैकमेलर बोला, तुम जाओ, मैंने ऑर्डर नहीं किया था, और दरवाजा बंद कर दिया। मैं मोबाइल लेकर उसके ठीक पीछे तैयार खड़ी थी। जैसे ही दरवाजा बंद करके मुड़ा, मैं जोर से उसके दोनों पैरों के बीच में हाइड्रोसिल पर घुटने से जोर से एक किक मारी। सीधा उसके हाइड्रोसिल पर किक लगा। वो अपना हाइड्रोशील पकड़ के तुरंत ही नीचे बैठ गया। पढ़ते समय कभी कभार जुडो कराटे सीखने चली जाती थी, जो आज मेरे काम आ गई। उसे किक मारने के बाद मैं दरवाजा खोली और दरवाजा बाहर से लॉक करके मोबाइल लेकर बाहर निकल गई और बिना समय गवाए तुरंत टैक्सी पकड़ी और हॉस्टल में आ गई। मेरा शरीर बहुत कांप रहा था, पर ये सब करने के लिए मेरे अंदर कहाँ से ये बल मिला हमें मालूम नहीं। शायद भगवान ने मुझे ये आत्मा बल दिया था और वो चाय वाला भी दूसरे रूम में जाने की बजाय इस रूम में आ गया था। इसे भी भगवान ने ही भेजा था। मैं अभी तुरंत पहुंची हूँ कि तुम आ गए। रोहन बोला, मोबाइल कहाँ है? मैं वह मोबाइल रोहन को दिखाई। रोहन ने उसका लॉक तोड़कर देखा कि ब्लैकमेलर को क्लिप किसी लड़की ने व्हाट्सएप से भेजा था। उस लड़की को मैं पहचान गई क्योंकि ये मेरे ही हॉस्टल की है। और खोजने पर पता चला उसके मोबाइल में बहुत सारा क्लिप था। सब उसी लड़की के नंबर से आया था। उसमें एक तुरंत का वीडियो रिकॉर्डिंग भी था। उसे प्ले करने पर रोहन के होश उड़ गए। रोहन ने मोबाइल पल्लवी को पकड़ा दिया। होटल में जितना कुछ पल्लवी के साथ ब्लैकमेलर ने किया था वह सब रिकॉर्डिंग कर रहा था। पल्लवी और भी दलदल में फंसने वाली थी, पर उसके साहस ने बचा लिया। जब हॉस्टल में उस लड़की की जांच हुई तो उसके पास से ड्रग्स मिला और वह खुद ड्रग्स ली हुई थी। जब सख्ती हुआ उसके साथ तो बताई मैं बाथरूम में हिडन कैमरा लगा देती और क्लिप को उस आदमी को भेज देती थी। बदले में वो हमें ड्रग्स देता था। वो कई लोगों का गैंग था। वे सब लड़कियों को पहले ब्लैकमेल करके पैसा मांगते थे, होटल में उनके साथ खेलते थे और उसका चोरी से होटल में वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेते थे। फिर उस वीडियो को बाहर देश में बेचकर ड्रग्स खरीदते थे। कितनों के साथ ऐसा कर चुके थे। पल्लवी के साथ भी यही होने वाला था, पर पल्लवी को भगवान ने एक मौका दिया और उस मौके का पल्लवी ने फायदा उठाया। थोड़ा साहस जुटाया और अपने आप को तो बचा ही लिया और कितनों की भी जिंदगी को दलदल बनने से बचा लिया। आज बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश कर दिया। कई लड़की भी पकड़ी गई। उसके साथ वाला सभी लड़के भी पकड़े गए। ये दलदल यहाँ से खत्म नहीं हो जाता। एक पकड़ा जाता तो दूसरा तैयार हो जाता। इसलिए हमेशा सचेत रहिए। किसी भी परेशानी का सामना करिए। मैं अपनी बहनों को खासकर सलाह देना चाहूँगी, आप कैसे भी हालात में हो उसका सामना करिए। हार मानकर बैठने से अच्छा उसका सामना करिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मौत को गले लगा लेती तो आज मेरे पापा के ऊपर क्या बीत रही होती। इसलिए आत्मरक्षा के लिए पढ़ाई के साथ साथ ही हमें जुडो कराटे भी थोड़ा सीख ही लेना चाहिए, ताकि बुरे समय में हमें वह बल और साहस दे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कहानी कैसी है कमेंट करके जरूर बताएं एवं शेयर करना मत भूलिएगा। शायद और कोई पल्लवी ऐसी मुश्किल को फेस कर रही हो और वह प्रेरणा लेकर उसके अंदर मुश्किल हालात से लड़ने की क्षमता हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब हम नए वीडियो को अपलोड करें तो
तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।